अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की पॉडकास्ट में मेरी मेहमान शख्सियत हैं असद अब्दुर्रहमान। बड़ी ख़ास शख्सियत हैं। वजह, पाकिस्तान में हर बंदे का ख्वाब है जी सरकारी नौकरी मिले। 17th ग्रेड की अगर नौकरी मिले तो कैसा लगेगा। ये शख्स जो है, जिनका नाम है असद अब्दुर्रहमान, ये 22 साल की उम्र में 2015 में 17th ग्रेड की नौकरी करते हैं, सरकारी छोड़ देते हैं 3 माह बाद। फिर 2019 में जब ये 26 साल के थे, दोबारा 17वें ग्रेड की नौकरी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मीनवाइल ये दुबई भी रहे, वहां पे भी काम किया प्राइवेटली, फिर मल्टीनेशनल के साथ भी काम किया। आखिरकार ये अपने फैमिली बिजनेस और अपने लैपटॉप्स के बिजनेस में आ गए। अच्छा, अब ये जो शख्सियत है ना, ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन, नौजवानों के लिए मैं खास करके कह रहा हूँ, जो नौकरियों की तलाश में, भाई नौकरी क्यों नहीं मिलती ये आपको बताएंगे। इन्होंने 26 इंटरव्यू दिए हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को मिलाकर। ये आपको बताएंगे इंटरव्यू में सबसे खास बात क्या होती है, कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, कैसे हम इंटरव्यू को पास कर सकते हैं, नौकरी कैसे। ये कहते हैं ये ऐसे काम है सरकारी नौकरी लेना, वो इनसे पूछते हैं कैसे। फिर क्योंकि ये टेक पर अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं, खास करके जो कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल फोन्स हैं, तो टेक के सवालात होंगे। तो ये पॉडकास्ट जो है वर्थ वॉचिंग है, आपने आखिर तक रुकना है हमारे साथ और हमारे इस पॉडकास्ट को देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी, मैं बड़ा मुतासिर हुआ जी आपकी पर्सनालिटी से। 22 साल की उम्र में 17th ग्रेड की नौकरी 3 माह बाद छोड़ दी, फिर आप दोबारा मिली नौकरी, फिर छोड़ दी। तो ये सरकारी नौकरी सबसे पहले तो मिलती ही नहीं लोगों को, आपको मिली कैसे और फिर छोड़ क्यों दी आपने, ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। सर, हमने ना एक बहुत बड़ा एक बेवजह सरकारी नौकरी करने का हवा बनाया था पाकिस्तान के अंदर। बहुत नौकरियां आती हैं हर साल, कम से कम सैकड़ों नौकरियां तो आती हैं। आप सीएसएस को देख लें, तकरीबन हर साल उसमें कोई 250 जॉब्स अनाउंस होती हैं। पीएमएस देख लें, उसके बाद जो दूसरे इदारे एफआईए है, नैब है, आईएसआई है, उनकी अखबार के अंदर छप के नौकरियां आती हैं। मेरे होते हुए 2017 के अंदर तकरीबन कोई 750 जॉब्स आई थी कस्टम्स के अंदर, कस्टम्स इंटेलिजेंस के अंदर। एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया उन सारी जॉब्स का, सिलेबस आपके पास मौजूद होता है, बुक्स आपके पास मौजूद है, सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है। सर, पहली नौकरी जो मैंने छोड़ी ना, मेरी तरह के ऐसे बड़े लोग हैं जो कि पहली दफ़ा जब ग्रेजुएट होकर आते हैं, फ्रेश माइंड होता है, दुनिया नहीं देखी हुई होती, पहली नौकरी मिलती है ना, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद छोड़ देते हैं वो। वजह ये होती है उनका माइंडसेट इतना ऊपर पहुंचा हुआ होता है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, डॉक्टर बन गया हूँ, तो अब जो है ना मेरी अफसरों वाली ज़िंदगी शुरू हो जानी है। जब वो एक्चुअल प्लेग्राउंड में जाते हैं ना खेलने के लिए, जब उनको पता चलता है कि भाई मैंने सुबह 8 बजे उठना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 8 बजे तक काम करना है, तो ये है नौकरी। एक आपने सीट के ऊपर बैठकर काम करना है, आपके पास अफसर है, छुट्टी नहीं मिलनी, ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटीज़ की रूटीन फॉलो कर आए हुए होते हैं, जिस लेक्चर को दिल किया ले लिया, मिस करने का दिल किया छोड़ दिया। जॉब में ऐसा नहीं होता। तो वो ऐसे ही मेरे साथ भी, मैंने जब जॉब शुरू की, सरकारी नौकरी, टेस्ट वगैरह थे, पास किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए, खैर जॉब मेरी लग गई उस टाइम पे। तो वो मैं बेसिकली उस रूटीन को नहीं मैच कर पाया और वो यही हुआ, माइंडसेट मेरा बड़ा ऊपर था कि जी इंजीनियरिंग कर ली है नस्ट से, तो कोई बहुत ही अच्छी मुझे कोई जॉब मिलनी चाहिए थी फ़ौरन। तो ये एक ऐसी जगह पर मैं आ गया हूँ। तो सर मैंने जो है ना, और कुछ जो हमारे सीनियर्स होते हैं, ये हर इदारे में आपको इस तरह के सीनियर्स मिलते हैं, बच्चा जब नया जाता है ना, वहाँ पे उसको डीमोटिवेट करते हैं कि यार ये आप कहाँ पे आ गए, आपको तो पता नहीं कहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पे तो ये मसला है, ये मसले, वो फ़ायदे नहीं गिनवा रहे होते। इतने डीमोटिवेटेड हमारे जो कुछ ऑफिसर्स हर इदारे के अंदर बैठे हुए होते हैं, जो कि बच्चों को, नए न्यू कमर्स को डीमोटिवेट करते हैं। वो ब्राइटनेस नहीं दिखाते उसकी, इदारे की नेगेटिव पहलू दिखा के आपको। तो आपने रिग्रेट किया ये पहली जॉब छोड़ने के बाद? बिल्कुल रिग्रेट किया था, बिल्कुल मैंने उसको रिग्रेट किया। बेसिकली उसके बाद सर मैं 3 साल इंतहाई मैंने जो है ना मुश्किल का टाइम देखा। वो नौकरी मैंने छोड़ने के बाद, मैंने जज्बात में आकर छोड़ तो दी कि दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर दफ़ा आपको उस तरह का चांस नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें मैच हो। जब आपको एक नौकरी मिल रही होती है ना, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने उसका टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, आपने इंटरव्यू के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसने इंटरव्यूअर ने कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जो जो आपको नहीं आता, या आपने गलत जवाब दे दिया, वहीं पर आप जो है ना उस हज़ारों के कॉम्पिटिशन में से आउट हो गए। हाँ। एक छोटी सी चीज़ जो है ना, वो आपको एक जगह पर, मुकाम पर पहुंचने से रोक लेती अच्छा, है। दूसरी जॉब क्यों छोड़ी आपने सरकारी, 2019 वाली? दूसरी जॉब मिलने तक ना मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका था। तो वो जब मैं करना शुरू हुआ, उस टाइम मैंने दुनिया के कुछ धक्के खा भी लिए थे, कुछ डायनामिक्स भी ज़िंदगी की समझ आ गई थी कि हमें जो है ना स्ट्रगलिंग करते रहेंगे तो ग्रो करते रहेंगे। अगर हम एक जगह पर स्टक हो जाएँगे तो फिर वहीं के रह के वहीं पर ही रह जाएँगे। तो उसकी वजह ये बनी कि
जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं क्या इस इदारे के अंदर 30 साल गुजार सकता हूँ अपने अगले, मेरी 26 साल उस टाइम उम्र थी। तो जब मैं अपने आप से ये सवाल करता था कि मैं क्या यहाँ पर अगले 34 साल 60 साल की रिटायरमेंट एज होती है नॉर्मली, तो मुझे उसका जवाब नहीं आता था। मुझे लगता था हो सकता है मैं 40 साल की अगर उम्र में डीमोटिवेट हो गया, मुझे छोड़नी पड़ गई, मेरा दिल ना लगा, मैं क्या करूँगा? तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने फिर उस जॉब को अल्टीमेटली डिज़ाइन कर दिया। और दैट वाज़ वन ऑफ द प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से मैंने छोड़ा। और वहाँ पर बेसिकली लोगों का ड्रीम होता है उस जगह पर पहुँचना। फिर आप मल्टीनेशनल में भी गए, दुबई में भी गए, आखिरकार आके अपना बिजनेस। तो जॉब वर्सेस बिजनेस में बिजनेस को सिलेक्ट कैसे कर लिया? और जो बंदा सरकारी नौकरियां छोड़ता वो आ रहा है, वो बिजनेस में कंसिस्टेंट कैसे हो गया? एक चीज़ मैं आपके सामने बड़ा क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं कि यार इट्स एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि जॉब छोड़ दे, मतलब एक इस टाइम पाकिस्तान में बहुत बड़ा रुझान बना हुआ है नौकरियां छोड़ने का। हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं कह रहे होते हैं कि जॉब छोड़ दें, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बड़ी ग्रोथ है। लेकिन ये हर बंदे के माइंड पर उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, हर चीज़ पर ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर इफ़ यू डोंट हैव अ फैमिली बैकग्राउंड दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ जो आपको सपोर्ट कर सके अगले 2 साल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते नहीं चल जाता, उस पर आपको इन्वेस्ट करना होता है, टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोग जॉब के लिए सूटेबल होते हैं, उनको मैं कभी नहीं कहूँगा उनको कभी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें बहुत आपको स्ट्रेस बर्दाश्त करनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर आप बिजनेस की अच्छा, तरफ यहीं पे एक बात क्लियर कर देना। जॉब वालों को ये लगता है कि बिजनेस में बड़ी आसानी है, जब मर्जी छुट्टी ले लो, जब मर्जी वेकेशंस पे चले जाओ। हाँ। जबकि मुझे ये लगता है कि बिजनेस में जॉब से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा तो चलेगा। सर जॉब में ये होता है कि आप 9 बजे गए, 5 बजे 6 बजे वापस आ गए, उसके बाद आपको पता है कि यार बस आपने घर जाकर सो जाना है, ठीक है। ये सिर्फ 8-10 घंटे 12 घंटे की नौकरी है आपकी। बिजनेस के अंदर 24 आवर जॉब होती है, जो कारोबार होता है ना, कोई छुट्टी नहीं होती। जब मैं नौकरी करता ना, मैं उस वक्त को याद करता हूँ। अगर मैं देखा जाए कि मैं फैमिली को टाइम देता था, अपने दोस्तों के साथ बैठता था, मैं उस वक्त को याद करता हूँ। जब मैं जॉब करता था मेरे पास बहुत टाइम होता था। अब जब मैं कारोबार के अंदर आया हूँ तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं अभी, क्योंकि अब मुझे पता है मेरे पैसे पर्क्स लगे एंड हुए हैं। प्रिविलेजेस तो बढ़ गई। कुछ नहीं बढ़ा सर। अच्छा। हम आप देखें, खाना तो उतने ही खाते हैं ना, उतनी देर आपने सोना होता है, खाना उतना ही खाना होता है। तो फिर यहाँ पर मैं आपकी मिसकंसेप्शन की बात करूँगा। लोग कहते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ जाते हैं और गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपके पास, अमीर हो जाते हैं। तो सर बात ये होती है कि वो गाड़ी जब आपको चलाने का टाइम ही नहीं मिलता, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, परेशान होते हैं, आपको जो है ना 10 मसाइल खड़े हुए होते हैं कि यार ये फलाने मैंने टैक्स के गोशवारे जमा करवाने हैं, सेल्स टैक्स भरना है, ये वाले मसाइल हैं, और बाकी कॉम्पीट करना है मार्केट को, प्राइसेस अप हो रही हैं, डाउन हो रही हैं, बिजली का बिल आ रहा है, तो ये सारी असद चीज़ें। साहब, ऐसा तो नहीं है कि पहले आप सरकारी नौकरियों से तंग थे, अब आप अपने बिजनेस से भी तंग हैं? नहीं तासुर आ रहा है, तासुर आ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली यही चीज़ें आपको मोटिवेट भी रखती हैं। ये जो डायनामिक्स होते हैं ना, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। इफ़ यू आर मोटिवेटेड, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप इस प्रेशर से भाग जाएंगे तो फिर आप कारोबार में नाकाम हो जाएंगे। तो आप दुनिया के हर काम में नाकाम। हाँ, इसी चीज़ को आपने, इसी प्रेशर को अगर आप सस्टेन कर लेंगे तो आप कामयाब बिजनेसमैन हो जाएंगे। अगर इन चीज़ों को देखकर आप भाग जाएंगे, जो कि मेजोरिटी भाग जाती है, नौकरी छोड़ते हैं, कारोबार की तरफ आते हैं, जब उनको पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है उनके साथ, जब उनकी रातों की नींदें खराब होती हैं, वो भाग जाते हैं कारोबार छोड़कर। तो आपने फरमाया कि सरकारी नौकरी हासिल ऐसे की जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कैसे आप क्लेम करते हैं? सर बड़ा ही एक टू द पॉइंट क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट जॉब्स का। तकरीबन आप देखें, कोई 25 साल से एफपीएससी की वेबसाइट को देख लें आप, उसमें सिलेबस देख लें कि सिलेबस आ रहा है जॉब्स का। एफआईए के देख लें, नैब के देख लें, आईएसआई के एक अलग तरीके से अनाउंस होती हैं जॉब्स। तो एक सिमिलर क्राइटेरिया होता है। कोई सिर्फ 10 से 12% का फ़र्क होता है एक पेपर के अंदर और दूसरे पेपर के अंदर। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 साल एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करते हुए तैयारी कर लेना, बस सिर्फ पहला टेस्ट पास करना मुश्किल है। अगर आपने एक टेस्ट पास कर लिया ना, यानी कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं। उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आप चूज़ करेंगे कि मैंने कौन से इदारे में जाना है। अच्छा, सारे टेस्ट पास होंगे? उसके बाद आपके टेस्ट पास होना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह। अच्छा, आपने माशाल्लाह को 25-26 इंटरव्यू दिए बिल्कुल ऐसे ही। प्राइवेट में लाकर। हम्म। कोई एक कॉमन क्वेश्चन बताएं जो जॉब इंटरव्यूज में पूछा जाता सर है ये बड़ा और उस पे मुनसर भी करती हो आपकी नौकरी। ये आपने वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ख़ास सवाल पूछा है सर। एक सवाल है जो कि हर जॉब में पूछा जाता है, जिस पे ना जो इंटरव्यूअर है ना, वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने बंदा रखना है कि नहीं रखना। अच्छा। वो पहला सवाल होता है, और सवाल भी पहला होता है, वो होता है जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और सबसे बड़ी गलती, अब जब मैं इंटरव्यूअर के तौर पर बैठता हूँ, बंदे को हायर करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ इसी चीज़ में लोग मार खा जाते हैं। वो तैयारी नहीं करके आते इस सवाल की, और ये सवाल हर जगह पर पूछा जाता है, उसमें आपने जॉब ओरिएंटेड रहकर जवाब देना होता है।
उसमें लोग बैठ के बता रहे होते हैं जी मेरे वालिद साहब है, मेरे वालिद साहब की फलानी जगह पर ज़मीनें हैं और जो भाई है मेरा वो ये काम करता है। इंटरव्यूअर के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो इस तरह की आपकी बातें सुनाए। उसको बहुत लिमिटेड टाइम होता है, आपने जाना होता है और दूसरे बंदे ने आना इसका होता है। अंग्रेजी में जवाब दें या उर्दू में? आपको लगता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और जिस जगह पर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अगर आप एक देसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सेठ के सामने बैठकर अगर आप इंग्लिश में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जवाब देंगे ना, तो वो कहेगा यार आप वो शायद इसी मेहरबानी बात से ऑफेंस हो के निकाल दे। हाँ, वो उसको लगेगा कि शायद मुझे कोई Offended. नीचा फील कराने की कोशिश करवा रहा है ये। तो और आप इसी तरह बहुत अच्छी जगह पर जाकर जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना और आपने को प्रेजेंट करना होता है उस इदारे में जाकर अपने इदारे को किसी जगह पर, वहाँ पर आप उर्दू में इंटरव्यू देंगे इंतहाई देसी तरीके के साथ, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपने खुद देखना है। जॉब ओरिएंटेड रहकर आप अगर इस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जवाब दे देते हैं, देयर आर 90% चांसेस कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिर्फ एक सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी एक सवाल और नौकरी पक्की। तो आप इसका क्या जवाब देते थे? सर मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई करता था ना, मैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट को बहुत तरीके से पढ़ता था, क्योंकि जब आप सर इंटरव्यू में पहुंचने बड़ा मुश्किल होता है। इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको टेस्ट पास करना है, सीवी वगैरह जो भी है, आप हज़ारों लोगों में से जब इंटरव्यू पर पहुंच गए तो उसके लिए आपने पूरी तैयारी करके जानी होती है। मैं उस पूरे इदारे को पढ़ता था, जॉब की नेचर को पढ़ता था, जॉब की रिक्वायरमेंट देखता था क्या क्या है और उससे रेलेवेंट रहकर मैं अपने जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जवाब देता था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल्स के हवाले से किसी जगह पर अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो मुझे अपने सेल्स के टारगेट्स के बारे में बताना है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के क्वेश्चन के जवाब में, कि मैंने फलानी जगह पर काम किया, ये टारगेट से मैं टारगेट से अबव रहता था वहाँ पर, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाकर मैं अपनी इंजीनियरिंग के हवाले से जवाब देता कि जी मैं प्रोडक्शन मैनेजर था और मैं जो है ना इतनी बोतलें बन जाती थी और मैंने उसकी बोतलों की वो बढ़ा दी, तो वो आप उसको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के जवाब में आप फेल हो गए। अच्छा असद साहब ये बताएं मुझे कि सीवी का क्या किरदार है नौकरी के अंदर? सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीवी का। सीवी तो हम ऐसे ही किसी से भी बनवा लेते हैं फोटोस्टेट सर जितने मर्जी या बड़े प्रोफेशनल हो जाएं, अगर आपकी सीवी ठीक उस बंदे तक नहीं पहुंची, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है सबसे पहले उसके पास सीवीज जाती हैं, 1000 सीवीज पड़ी हुई, उसमें से उससे भी ज़्यादा को 20-25 सीवीज को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी सीवी आपको वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पाएगी तो आप इंटरव्यू में कैसे पहुँचेंगे? पहले स्टेप से आप जो है ना बोल्ड हो गए। मैनुअली तैयार करें या वो जो मिल सर, जाती हैं नहीं, सर। उधर ऑनलाइन उसी को बस फिल सर नॉर्मली यही हमारी गलत प्रैक्टिस होती है। हम एक कंपोजर के पास जाते हैं, हाँ। उसको कहते हैं अपनी एजुकेशन बताते हैं, सीवी निकाल कर दे दो। इंतहाई फजूल बात, इंतहाई ये गलत प्रैक्टिस है। आपको अगर सीवी अपनी बनानी है तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी इसके हवाले से कंटेंट अवेलेबल है। इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जो आपने फॉलो करना होता है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ पे रखनी है, ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है। अगर आपका तजर्बा ज़्यादा है तो आपको तजर्बा पहले ऊपर रखना होता है। अगर आपकी फ्रेश जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको एजुकेशन ऊपर रखनी होती है। और इररेलेवेंट चीज़ें, फिर वही बात हो जाती है, इररेलेवेंट चीज़ें आपने उसमें नहीं लिखनी। बाज़ औक़ात लोगों ने अपनी जो है ना उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, डेट ऑफ बर्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीएनआईसी नंबर लिखा होता है, नहीं ज़रूरत होती। तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। हमारे पिक्चर लगाने का बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस होती है। आप जॉब के लिए अप्लाई करें, रिश्ते के लिए अप्लाई नहीं करें। देयर इज़ अ चांस वो आपको तस्वीर देकर रिजेक्ट कर दे। तो आप अपनी रिजेक्शन की हर चीज़ क्यूरियोसिटी छोड़ दें थोड़ी-सी। अगर लेट्स सपोज़ इफ यू आर एन इंजीनियर, एक इंजीनियर सेल इंजीनियर भी होता है, टेक्निकल इंजीनियर भी होता है, ऑटोमोटिव इंजीनियर भी होता है। तो उसने हर जगह पर सिर्फ एक सीवी नहीं भेजनी है अपनी। सीवी का फॉर्मेट एक रखेगा, उसमें जॉब के चीज़ें हिसाब से फिर ऊपर नीचे कर बिल्कुल ऐसे ही अपनी जो रेलेवेंट चीज़ें उस जॉब के हवाले से वो उसमें ऐड कर लेगा। और जो सबसे पहला चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव, वो हमने ना 99% लोगों ने इंटरनेट से कॉपी करके ना ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि आई वांट टू सर्व इन एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन थ्राइव माई सेल्फ, यही लिखा हुआ होता है। मेरे पास एक सीवी आती है ना इस तरह की बंदे की, मैं पहली लाइन देखकर उसको रिजेक्ट कर देता हूँ कि बंदा क्रिएटिव नहीं है। इसने जो है ना यहाँ पे छापा मारा, वहाँ पे क्या लिखें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टीचर के लिए जॉब अप्लाई करनी है तो मैं क्या लिखूंगा उसमें अब डिपेंड करेगा कि आपने किस चीज़ के लिए टीचर की टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया है, या वो बच्चों को पढ़ाना है, बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ाना है, या आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बता दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है, आप लिखेंगे वेल ट्रेन्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड। मुझे तो लगा को बहुत आलीशान बिजनेस करेंगे आप जो हमारी समझ से भी बालातर होगा। तो आपने ये लैपटॉप, इसमें क्या इनोवेशन कर सकता है कोई इंसान? सर एक कुरानी का आयत है, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल वला तक्तुमुल हक़, और सच को झूठ के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर सच ना छुपाओ। तो मेरा जो बिजनेस मॉडल ना वो बेसिकली इस आयत पर बेस करता है कि आपने जो चीज़ देनी है बताकर देनी है, नुक्स बताकर देनी है। नॉर्मली क्या ट्रेंड फॉलो किया जाता है आपके पास कोई चीज़ लेने के लिए एड टेक के हवाले से, क्योंकि लोग सर बहुत इनोसेंट है हमारे पाकिस्तान के, बहुत सादे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, आम लोग हैं। कोई बंदा अपनी बकरियां बेचकर अपने बच्चे को लैपटॉप लेकर देता है और
कि शायद ये मेरी को ज़िंदगी तब्दील कर देगा इसके ऊपर कुछ पढ़ लिख के। अगर उस बंदे के साथ वहाँ पर स्कैम हो जाता है, मुझे बताएं उसके दिल पर क्या गुजरेगी, कैसी वो दुआ, किस तरह की दुआओं में बंदे को याद रखेगा। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग भी काम करें लेकिन बहुत बुरे लोग भी काम करें। तो बेसिकली हम ट्रांसपेरेंसी देते हैं अपने काम के अंदर। हम बेसिकली जो कस्टमर है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद कर देते हैं उसको कि भाई अगर आप कोई चीज़ टेक्निकल चीज़ लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन हमसे परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने आपको ठीक चीज़ देनी है, हम आपको एक उसके साथ इंस्पेक्शन शीट देंगे, हम उसके आपसे 1 दिन लेंगे, उसको हम पहले टेस्ट करेंगे। तो इंस्पेक्ट किया किसने होगा, आपने खुद? हमारे नहीं, हमारे एक टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारे पास पूरा, जो कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले जाए, हम उससे पैसे नहीं लेते पहले, हम एक छोटी सी एडवांस पेमेंट लेते हैं जो कि हम उसको पहले रिटर्न, अगर इन केस इफ देयर इज एन इशू हम उसको रिटर्न कर दें। हम पहले उसको चेक करेंगे, इफ इट इज 100% ओके तो फिर हम उससे बाकी पेमेंट मंगवाते हैं और फिर हम उसको डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, साथ इंस्पेक्शन शीट होती साथ इंस्पेक्शन शीट। फर्ज करें उसके बाद भी उसे पसंद नहीं आया, फिर? नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, फिर वही इस्लामिक पॉलिसीज़ के ऊपर हम पूरा, अगर चेंज ऑफ माइंड है उसको पसंद नहीं आया कि यार नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं पसंद आया, तो उसके बाद 2 ऑप्शन, अगर उसने पैसे वापस लेने हैं ले ले, अगर उसने लैपटॉप चेंज कर रहा है चेंज कर दे, हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि और टाइम लिमिट क्या है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। 15 दिन नॉर्मली वैसे हमारा होता है। अगर इन केस मेरे पास 2 महीने के बाद भी आता है, कोई मजबूरी हो जाती है कि यार मैंने लिया था लेकिन नहीं काम चला, तो कोई मसला नहीं, चेंज कर देंगे। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर, वो एज इट इज़ लेकर गया था वापस कर रहे हैं, तो देखिए मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कोई मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ता है, उससे मैंने ले लिया, मैं किसी और को दे दूंगा, दैट्स इट। मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, टेक की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, जी। और लैपटॉप जो है हमें कोई पता नहीं होता कि ये बाहर जो है अंदर से क्या होगा, ये कोई समझ नहीं आती। तो आप बताएं, एवरेज पाकिस्तानी का जो बजट है ना वो 20,000 से शुरू होकर 50,000 के अंदर अंदर रहता है, बिल्कुल ऐसे इससे ऊपर नहीं जाता। इतने पैसों में किस मॉडल का कौन सा लैपटॉप लें तो वो पढ़ाई लिखाई के कामों के लिए बेहतरीन रहेगा? सर 20,000 रुपये का बजट जो है ना, थोड़ा सा इस टाइम जो है ना हमारी जो पाकिस्तानी इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम हो गए। 20,000 के मैं सजेस्ट करूँगा कि ना लें, अगर आपने लैपटॉप लेना तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़े से पैसे अच्छे डाल दें। 20,000 की कोई ऐसी चीज़ ना लेकर आ जाएँ जो आपके लिए किसी इस्तेमाल की ना हो। तकरीबन कोई 35 से 40,000 रुपये के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाता है जिसको कोर i5 हो, 6th जनरेशन हो, 8 जीबी की उसमें रैम लगी हुई हो, 256 जीबी की उसकी स्टोरेज हो। तो ये लैपटॉप आपको HP, डेल या लिनोवो में ले लें, बाकी दूसरे ब्रांड्स में एक्सपेरिमेंट ना करें क्योंकि इनके पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं आराम से। तो ये लैपटॉप आपको 35, 40, 45 की रेंज में अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा की तरफ भी ना जाएँ। आपने अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर, लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, छोटे से स्टार्ट करें, उसके अंदर आप देखेंगे आपके रिक्वायरमेंट को मैच करता है, देन इट इज़ ओके, अदरवाइज़ फिर आप उसको रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाएँ, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स। मेरे जैसे बंदे को जिन्होंने प्रोफेशनल काम करना है, जी। और हमें क्या रिकमेंड करते हैं आप, हमारे पास कौन सा लैपटॉप होना चाहिए? सर आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि आपने एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए लैपटॉप के अंदर। तो लैपटॉप डेस्कटॉप के मुकाबले में तो नहीं आ सकता ना? सर डेस्कटॉप ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम के लिए बना होता है, लेकिन लैपटॉप में आपको पोर्टेबिलिटी होती है, आप मूव करते हैं तो आपने जो कुछ काम मिसाल के तौर पे जहलम में होते हैं, जहलम से अगर आपने इस्लामाबाद बैठकर काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं तो लैपटॉप में हो जाएगी। डेस्कटॉप जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है। बट एट दिस मोमेंट मतलब बड़ी दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, तो लैपटॉप के अंदर भी आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी एडिटिंग के हवाले से, वो आपने हाई परफॉर्मेंस टास्क कर रहे हैं, उस तरह के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल लेकर उसमें काम कर सकते हैं। वो लैगिंग और वो चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, यू नो। तो अगर आपको सर्टेन क्राइटेरिया वो प्राइस ब्रैकेट क्या चली जाती है फिर इस तरह के ग्राफिक कार्ड्स वाले? सर अच्छा लैपटॉप ग्राफिक्स कार्ड के साथ कोर i7 10th जनरेशन 4 जीबी के ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर आप लेंगे तो मेरे ख्याल से 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक के बजट के अंदर, मतलब ब्रैकेट काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मिनिमम आपको इस रेंज में और मैक्सिमम उस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। मोबाइल फोन्स जी जी। और डाटा आजकल के दौर में बड़ा मसला है, प्राइवेसी चाहिए यार बंदे को। मेरा डाटा आईफोन में ज़्यादा सिक्योर है या एंड्रॉयड में? सर आईफोन में ज़्यादा सिक्योर है। वो कैसे सर? आईफोन के सर जो अब तक उसको अनलॉकिंग का जो है ना प्रोसेस, वो कोई कर नहीं पाया टेक्नीशियन यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं, आईफोन अगर चोरी हो जाता है ना तो वो किसी काम का नहीं रहता, उसके ना सिर्फ पार्ट्स ही बिकते हैं, वो दोबारा से आई मीन अनलॉक नहीं हो जाता, अनलॉक नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड जो एंड्रॉयड है उसको आप फैक्ट्री रीसेट बड़े आराम से कर लेते हैं, फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, उसके बाद जो है ना उसका डाटा उसमें रिमूव उड़ तो जाएगा लेकिन आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि मेरे फ़ोन से अब मैंने बेच दिया फ़ोन और अपना फॉर्मेट करके सारा कुछ बेच दिया, नया लेने वाला मेरा डाटा रिकवर कर ले किसी सॉफ्टवेयर की मदद से? बिल्कुल हो सकता है।
अच्छा, ये पॉसिबल है। बिल्कुल हो सकता है, आपका डाटा बिल्कुल उसमें हो सकता है, रिकवर हो सकता है। और एज इट इज़ या मतलब कम ज़्यादा है? एज इट इज़ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कोई टेक्निकल आदमी करेगा या? बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं करेगा सर, इजीली हो सकता है। आई मीन कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जो काम करने वाले हमारे फिर घर आप में अपना मोबाइल ना बेचा करें। अगर आपको लगता है आपका प्राइवेट डाटा है जो कि लीक हो गया है और कोई किसी गलत हाथ में चला कर बंदा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वही डाटा आप एक वेबसाइट है उस पे आप अपलोड कर बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। हाँ, सारे प्लेटफॉर्म से वो डाटा आपका वो कहीं पर भी अपलोड नहीं होगा सिवाय व्हाट्सएप के। जी बिल्कुल है वेबसाइट है, हमने इस पे बकायदा वीडियो भी बना कर रखी है कि वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वो एक कोड जनरेट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। मुल्क छोड़कर नौजवान जा रहा है, हर साल जाते हैं, पढ़े लिखे काबिल अनपढ़ सब जा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि बाहर कोई ऐसी दुनिया जहां हम जाएंगे तो बस कामयाबी मुंतजर है। पाकिस्तान में रहकर नौजवान कामयाब हो सकता है? मुल्क छोड़ना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? सर बड़ा अहम सवाल किया इस टाइम का, मेरा ख्याल आज के दौर का पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए कि लोगों को ऑफलोड कर करके जहाज़ों से उतारें कि खुदा का वास्ता ना जाओ, बाहर ना जाओ। और उसकी जो आपने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान को में लोगों को लगता है कि हम यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। एक मैं आपको मिसाल, आप बल्कि बड़ी वेल नोन एग्जांपल है आपके सामने, कितने डॉक्टर्स हैं जो कि ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और कितने उसमें से आपने देखा होगा 40,000 50,000 की उस पे जॉब पर काम कर रहे होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो है ना एक अच्छे मकाम पर नहीं पहुंच पाते। ऑन द अदर हैंड आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर अफान कैसर साहब, आप उनको देखें किस मकाम पर पहुंचे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, तो वो एज अ लीडर भी काम करें डॉक्टर के साथ साथ। और अब अगर उनसे कोई पूछे, आप ही इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल, बेसिकली वो एक, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटीज में से एक है, बड़े इंतहाई प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंसान है। तो अगर उनसे कोई कहे कि आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहेंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इज्जत, जो मकाम, जो मर्तबा आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इफ़ यू आर प्रोफेशनल, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप वहाँ पर एक थर्ड क्लास सिटीजन के तौर के ऊपर शुमार होंगे। हाँ, पाकिस्तान में इज्जत तो है। हाँ, पाकिस्तान में आपकी इज्जत फिर पैसे सर पैसे टाइम लगता है थोड़ा सा, देखिए उधर भी होते जाकर हैं, मेहनत तो करनी है ना। अच्छे मिल जाते हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में सर भी आप दो कैटेगरीज हैं, अगर आप वर्कर्स हैं ना, वर्कर हैं या लेबर हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर आपका बैकग्राउंड मतलब आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाता, उनको मैं मतलब कुछ हद तक कह सकता हूँ कि आपको ना मूव कर सकते हैं आप दुबई वगैरह सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर्स के जो है रेट्स हैं वो थोड़े से बेहतर हैं, उनको अच्छे 70-80 हज़ार रुपये महीने के कमा लेते हैं वहाँ पर जाकर। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में इस टाइम टैलेंट की शदीद कमी है। बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि मैंने आगे निकल के करना क्या है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, कुछ कोर्सेज कर लेते हैं, आप उन लोगों के रेस से बाहर निकल जाते हैं। अब आपके लिए पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है काम करने के लिए। अब इसमें एक छोटा-सा आपने, अब बाहर के लोग कहते हैं कि बड़े सुहाने होते हैं मामला, तो 2017 में मैं यूएई गया जॉब करने के लिए और मैंने 3 महीने के अंदर वो वाली नौकरी छोड़ दी। 3 महीने आपने टाइम रखा हुआ है छोड़ने का, अगर इससे ज़्यादा आप टिक जाएँ तो टिक जाएँ। सर वो 3 महीने में समझ आ जाती है, इससे ज़्यादा वो जो बात आप 3 साल में समझ आए, बेहतर है कि आप 3 महीने में समझ के जो है ना आप वो ठीक है, तो आप वहाँ पे थे दुबई में? बिल्कुल ऐसे। अब आप इमेजिन करें 2017 में शायद दुबई में अगर मैं होता तो मैं, हो सकता है मुझे 2020 में कोरोना के अंदर वापस भेज देते पाकिस्तान, तो मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता। तो सर 3 महीने के बाद मैं ना ये अल्लाह ताला से कह कर आया कि अल्लाह ताला जब पाकिस्तान में मेरे लिए मुझे लगेगा ना रिज़्क बंद हो गया, सारे दरवाज़े तूने बंद कर दिए ना, फिर मैं वापस जाऊँगा वहाँ पर, उससे पहले मैंने यहीं पर ही कोशिश करनी है। तो वो ये था कि हम एक अपार्टमेंट था, उसमें 5 लोग रहते थे और जब मैं गया वहाँ पर तो हैरान हो गया, रेंटल एग्रीमेंट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि माशाल्लाह जी दुबई चले गए हैं, नौकरी भी लग गई है। तो जब मैं अपार्टमेंट में गया रहने के लिए, तो वहाँ पर एक शीट लगी हुई थी, जी फलाने दिन इस बंदे ने सफाई करनी है, फलाने दिन ऐसा साहब सफाई करेंगे, फलाने दिन ऐसा साहब ने खाना बनाना है, फलाने दिन ऐसा साहब ने पानी की बोतलें वहाँ से भरकर लेकर आनी है। तो सर अब आप ये देखें, मैंने सुबह जॉब पर जाना है 8 बजे जाकर शाम को 6-7 बजे आना है, उसके बाद फिर मैं ये वाला काम करूँगा। तो देखिए हम पाकिस्तान में रहते हुए हम अभी इतने जो है ना, इतने बड़े, इतने हार्ड वर्किंग नहीं हुए कि हम जाकर एकदम से उस मामलात में सिस्टम में उतर जाएँ। सिस्टम में उतर जाए। तो सर अगर वही मेहनत अगर बंदा पाकिस्तान में कर लेता है ना, पाकिस्तान में कर लेता है, तो आप उस मकाम पर शायद उससे बेहतर मकाम पर पहुंच जाते हैं। बात फिर वही आ जाती है, जो बाहर की मार्केट है उसमें पूरी दुनिया कम्पीट कर रही है। दुबई के अंदर अमेरिकन प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए हैं, यूके से भी बैठे हुए हैं और बड़ी-बड़ी जगहों से बैठे हुए हैं। और आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं और जो अच्छे प्रोफेशनल पहले ही छोड़कर चले, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा। तो कामयाबी के चांसेस यहाँ पर एक अच्छे प्रोफेशनल इंसान के ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही जी। आज की इस पॉडकास्ट में हमने देखा ये कि एक तो आप किस तरह से अपने इंटरव्यूज़ दें, मोटिवेटेड रहें, जो करना है उसमें कंसिस्टेंट रहें,
और ये कि परदेश में भी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आपको चांसेस नहीं देता। आई होप कि आपने असद अब्दुर्रहमान साहब की गुफ्तगू जो है वो सुनी भी होगी, पसंद भी की होगी। इनका जो फेसबुक यूट्यूब का चैनल है वो हम चला रहे हैं स्क्रीन पे, इसको भी फॉलो करें, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा। टू द पॉइंट, मुख्तसर, काम की बात, एंड दैट्स इट। तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।